हेलो क्लास 11th स्टूडेंट। सो वी आर बैक विद अनदर रिवीजन वीडियो जिसमें हम हाफ ईयरली के लिए एक सैम्पल पेपर और मतलब 2 सैम्पल पेपर करेंगे हम, विच इज़ बेस्ड ऑन चैप्टर 1 to 4। ठीक है, तो तुम्हारे इसमें 1, 2, 3 एंड 4 ये 4 चैप्टर डिस्कस होंगे, बिकॉज दिस इज द सिलेबस फॉर हाफ ईयरली स्टैंडर्ड सिलेबस। और ये उनके लिए यूजफुल है जिनका हाफ ईयरली भी नहीं हुआ है या फिर जो रिवीजन के लिए क्वेश्चंस ढूंढ रहे हैं। सो द पर्पस ऑफ दिस वीडियो एंड द प्रीवियस वन जो इसी टेम्पलेट पे था वाज टू मेक यू फेमिलियर विद द पैटर्न ऑफ योर साइकोलॉजी क्वेश्चन, साइकोलॉजी पेपर, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट काफ़ी न्यू है एंड यू नॉट फेमिलियर विद द क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट या फिर किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कई बार हमारे साथ होता क्या है कि हमें पता कॉन्सेप्ट पता होते हैं, थ्योरीज पता होती हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि उनको लिखना कैसे है, उनको अप्लाई कैसे करना है। सो इसमें प्रैक्टिस करेंगे हम उन क्वेश्चंस की जो काफ़ी बार आ चुके हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनके पीछे कौन से थियरीज हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि ये वीडियो तुम तब देखना जब तुमने 1 to 4 चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया है। टू स्टडी दोज चैप्टर गो टू द क्लास 11th प्लेलिस्ट, वहाँ पे चैप्टर्स की वीडियो है पार्ट बाय पार्ट, तो वहाँ से तुम पढ़ सकते हो। वंस यू हैव स्टडीड द चैप्टर्स फिर आके लिंक पे जाओ। इसका मैंने पीडीएफ जो है ड्राइव लिंक अपलोड कर दिया है, तुम्हें कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से इसका पीडीएफ निकालना, ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ और फिर आके वीडियो देखना, तो तुम्हें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो चलो वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन वन बाय वन। ये हाफ ईयरली के लिए है, क्लास 11 साइकोलॉजी, 3 आवर्स की ड्यूरेशन आइडियली होती है, मतलब 70 मार्क्स का पेपर आता है तो उसके लिए 3 आवर्स तुम्हें मिलते हैं। ठीक है, एंड दिस इज बेस्ड ऑन बोर्ड पैटर्न, जो क्लास 12th में बोर्ड का पेपर आता है ना उसके पैटर्न पर ये। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेक्शन, सेक्शन ए जो हमारा एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसके अंदर तुम्हारे 14 क्वेश्चन आते हैं। 14 क्वेश्चन में ईच क्वेश्चन इज ऑफ 1 मार्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज साइकोफिजिक्स स्टडी ऑफ। साइकोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। अगर तुम चैप्टर नंबर 4 सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्चुअल प्रोसेसेस देखोगे तो उसके आई थिंक सेकंड पेज पर ही साइकोफिजिक्स की डेफिनेशन लिखी हुई है। इट स्टडीज साइकोलॉजिकल परसेप्शन और फिजिकल स्टिमुलस। ठीक है, गो टू द एनसीईआरटी चैप्टर 4 और वहाँ पे मार्क कर लेना इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेंस ऑर्गन्स डील्स। ये डील्स है, ठीक है, ये डेलाज नहीं है, डील्स है। डील्स विद सेंसेशन ऑफ मूवमेंट एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी। इनमें से कौन सा जो है वो हमारे बॉडी मूवमेंट एंड सेंसेशन को डिटेक्ट करता है? काइनेस्थेटिक। तुमने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में कि हमारे 5 तो बेसिक सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। उसके अलावा 2 और होते हैं, एक काइनेस्थेटिक और एक वेस्टिबुलर। दीज आर एसोसिएटेड विद बॉडी पोजिशनिंग एंड बॉडी प्रोपोर्शन। सो इसका आंसर काइनेस्थेटिक होगा, एंड दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर नंबर 4. Next, suppose you enter in a room and notice a disgusting smell on your first walk into the room, but you stop noticing it when you stay there for a while. What does it illustrate? अगर तुम एक रूम में एंटर करते हो and initially you start noticing a disgusting smell, but तुम कुछ देर तक वहाँ रहते हो and वो smell जो है वो गायब हो जाती है, so ये कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है? दिस इज शोइंग सेंसरी अडेप्टेशन। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर 4। सेंसरी अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे जो सेंसेस होते हैं ना उस पर्टिकुलर स्टिमुलस के मतलब स्टिमुलस की हमें आदत हो जाती है, यूज टू हो जाते हैं हम, दैट्स व्हाई वी स्टॉप नोटिसिंग इट। इसका एक और एग्जांपल क्या होगा? क्लॉक टिकिंग। जैसे तुम किसी रूम में गए और वहाँ पे एक क्लॉक रखी है और वो टिक 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 आवाज़ कर रही है। ठीक है, इनिशियली वो तुम्हें टिक 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 की आवाज़ बहुत डिस्टर्बिंग या बहुत अनकंफर्टेबल लगेगी, बट इफ़ यू स्टे इन द रूम फॉर अ वाइल या लॉन्ग इनफ तो तुम्हें उसकी आदत पड़ जाएगी। सो दैट इज बिकॉज आर सेंसेस गेट यूज टू इट और अडेप्टेड टू द स्टिमुलस, और इसको हम बोलते हैं सेंसरी अडेप्टेशन। नेक्स्ट इज इन इंडिया द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज स्टेब्लिश्ड एट। इंडिया में पहली साइकोलॉजी की लेबोरेटरी कहाँ स्टेब्लिश हुई थी? सो इट वॉज स्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा यूनिवर्सिटी। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 एंड इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन है ना। तुमने जब चैप्टर पढ़ना शुरू किया होगा तभी पढ़ा होगा कि साइकोलॉजी क्या होती है, कहाँ से शुरू हुई थी उसमें। एंड अगर ये इंडिया ना होके वर्ल्ड होता तो वर्ल्ड में कहाँ पर हुई थी? लिप्जिंग, जर्मनी। ठीक है, सो जर्मनी में। You should know these things. Next is the humanistic approach to psychology was developed by. Humanistic approach किसने develop किया था? It was developed by Carl Roger and Abraham Maslow. तो ये रहा Maslow, ये भी chapter 1 का। एंड दीज आर ऑल फैक्चुअल क्वेश्चंस। अगर तुम ये दोनों 4th और 5th क्वेश्चन देखोगे तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तुम्हें याद करने पड़ेंगे, इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। राशि, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 3। राशि इज हॉपिंग, रनिंग, जंपिंग इन लॉबी ऑफ हर हाउस। दिस स्किल्स आर इंक्लूडेड अंडर। राशि जो है वो अपने घर में जंप कर रही है, हॉप कर रही है, भाग रही है, तो ये जो स्किल्स हैं ये किस में आते हैं? जंपिंग, रनिंग, हॉपिंग, ये सब ना हमारे लेग्स के मसल्स को यूज करते हैं। एंड जो लेग्स के मसल्स होते हैं ना, दे आर द लार्जर मसल्स, है ना। एंड लार्जर मसल्स एंड उनके कोऑर्डिनेशन की जो डेवलपमेंट आती है, इट इज इंक्लूडेड अंडर ग्रॉस मोटर स्किल्स। ये चैप्टर 3 में तुमने फिजिकल डेवलपमेंट अंडर चाइल्डहुड में पढ़ा होगा। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ग्रॉस मोटर स्किल्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये भी हमारा चैप्टर नंबर 3 का है। ठीक है,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज माइक्रो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेशन बिटवीन फैमिली, गलत हो गया। माइक्रो सिस्टम में रिलेशन नहीं बल्कि फैमिली, पीयर्स और टीचर्स आते हैं। तो अगर ये रिलेशन नहीं होता, सिर्फ इतना होता फैमिली पेयर्स, तो ये सही होता। दिस इज अदरवाइज रॉन्ग। इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ इमीडिएट एनवायरनमेंट, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इकोसिस्टम में इमीडिएट एनवायरनमेंट नहीं आता। माइक्रो सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कल्चर, ये सही है हमारा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड दिस इज बेस्ड ऑन यूरी ब्रॉनफेन-बर्नर्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, इकोलॉजिकल मॉडल, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें तुम्हारे 4 मार्कर क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन आराम से आते हैं, और इसके अंदर डायग्राम है ना ऐसे वाला, सो मेक श्योर अगर क्वेश्चन आ रहा है तो यू इंक्लूड द डायग्राम इन योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अगेन दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, एनिरोक्सिया नर्वोसा इज अ ईटिंग डिसऑर्डर, एंड दोज हु आर थिंकिंग कि ये तो फिलअप है, तो एमसीक्यू में फिलअप एंड ट्रू फॉल्स भी आ जाता है क्लास 11th में। सो एनिरोक्सिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर, अनदर डिसऑर्डर अंडर दिस कैटेगरी इज बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया में क्या होता है, द पर्सन हैज़ अ डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, एंड ड्यू टू दैट डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज उसको क्या लगता है कि वो ओवर वेट है, ऑल्दो ही और शी इज़ अंडर वेट या नॉर्मल वेट है उसका, फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि वो ओवर वेट है, जिसकी वजह से वो अपना पोर्शन साइज बहुत रिड्यूस कर देगा, फूड कंजम्पशन रिड्यूस कर देगा, एंड एज अ रिजल्ट उसका एक्चुअल में बॉडी वेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। एंड यू कैन विजिबली आइडेंटिफाई दीज पीपल जो एनोरेक्सिया नर्वोसा से सफ़र कर रहे होते हैं, एंड इनका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट इज कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट हैज़ हाउ मेनी सब स्टेजेस, यहाँ पे स्टेजेस की बात नहीं हुई है, सब स्टेजेस की बात हुई है। इट हैज़ 6 सब स्टेजेस। इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। आई डोंट नो तुम्हारी टीचर ने तुम्हें कराया है नहीं कराया है, बट इट इज़ मेंशनड इन एनसीईआरटी ब्रीफली, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के 2 सब स्टेजेस होते हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, एंड देन सेल्फ इंटरेस्ट। ऐसे ही सेकंड के भी 2 होते हैं, थर्ड के भी 2 होते हैं, सो टोटल इसके 6 सब स्टेजेस हो गए, and this is also from chapter number 3. Next, distinctly observable characteristics are called, observable characteristics are phenotype, क्योंकि हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसको ना तुम एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। जीनोटाइप जो हमारे जीन्स का कॉम्पोजिशन होता है, सो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जीन्स के नॉट बी ऑब्जर्व, जेनेटिक्स के नॉट बी ऑब्जर्व, तो क्या हो गया इसका आंसर, फिनोटाइप। फिनोटाइप्स आर द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन। जैसे अगर मैं बोलूँ कि किसी के जो हेयर्स हैं इट्स ब्लैक या ब्राउन, आइज जो है वो ब्लू है, या टॉल है, हाइट या शॉर्ट है, तो वो सब उसका फिनोटाइप हो गया। एंड दिस इज ऑल्सो फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, वेरी स्टार्टिंग, शुरुआत में ही बताया हुआ ये। नेक्स्ट चैप्टर 4 का क्वेश्चन है अगला, हाउ मेनी डिफरेंट स्टिमुलस कैन बी रजिस्टर्ड यूजिंग 7 सेंस मोडालिटीज़। हमारे जो 7 सेंस ऑर्गन्स हैं जिनको हम सेंस मोडालिटीज़ भी बोलते हैं, उनको यूज़ करके हम कितने तरह के स्टिमुलस को रजिस्टर कर सकते हैं। तो वी कैन रजिस्टर 10 डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस बाय दीज 7 सेंस मोडालिटीज़, एंड इट इज़ मैंशनड इन द फर्स्ट 3 पेजेस ऑफ योर बुक। फर्स्ट 3 पेजेस में ही, फर्स्ट 3 पे नहीं 2 पेजेस में ही मेंशन किया हुआ है ये डिटेल। एक लाइन है छोटी सी जहाँ पर लिखा हुआ है कि बाय यूजिंग दी 7 सेंस मोडालिटीज़ we can register 10 different types of stimuluses. Okay, next, एंड इसको अगर मतलब देखना है, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझना है, तो रेफर टू द चैप्टर वीडियो। नेक्स्ट इज डैश आर द क्यूज फॉर डेप्थ परसेप्शन, मोनोक्यूलर क्यूज आर द डेप्थ परसेप्शन जो हम सिर्फ 1 आई से देख सकते हैं, और वैसे भी अगर 1 आई देखो ना तो मोनो लिख देना, अगर बोथ आई होगा, बोथ आईज, तो बाइनोक्यूलर, क्योंकि बाई का मतलब 2 होता है, एंड अगर 1 आई आ रहा है तो 1 आई मतलब मोनो, क्योंकि मोनो का मतलब 1 होता है, ठीक है। और इसको आर्टिस्ट यूज़ करते हैं टू इंड्यूस 3D इफेक्ट ऑन इन अ 2 डायमेंशनल पिक्चर, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, चैप्टर 4 का है, लास्ट टॉपिक है ना डेप्थ परसेप्शन वाला, मोनोक्यूलर बाइनोक्यूलर, उसमें है ये। नेक्स्ट इज डैश इज एन एग्जांपल ऑफ ज्योमेट्रिकल इल्यूशन। तुम्हारी अगेन दिस इज फ्रॉम चैप्टर 4, चैप्टर 4 के बहुत सारे एमसीक्यू हैं, चैप्टर 4 के इसमें बहुत सारे एमसीक्यू हैं, सो चैप्टर 4 का ही क्वेश्चन है ये। जो ज्योमेट्रिकल इल्यूजन के 2 एग्जांपल हैं तुम्हारी बुक में, मुलर लेयर इल्यूजन एंड वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो एक तो ऐसी लाइन वाला होगा और एक ऐसे वाला होगा, है ना। इन दोनों में से किसी का भी आंसर एग्जांपल लिख दो यहाँ पे चलेगा, मुलर लेयर या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। ये 14th क्वेश्चन है। डैश वाज अ जेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट, कॉफका वाज अ जेस्टॉल साइकोलॉजिस्ट, कॉफका या कॉलर या वर्दनहैमर, तीनों में से किसी का नाम लिख दो। दिस इज फ्रॉम चैप्टर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कलेक्टेड एज साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, इनमें से साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कौन सी नहीं होती है। क्रिएटिविटी होती है, इंटरेस्ट वैल्यू होता है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, ब्लड शुगर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल नहीं होता। एंड दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एमसीक्यू। अब आते हैं हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे। ये हैं 2 मार्क के क्वेश्चंस, सो आंसर शुड बी ब्रीफ बट स्टिल थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करोगे। क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन द डिस्कस द चैलेंजेस फेस्ड इन अडल्टहुड। अडल्टहुड में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, करियर, फैमिली, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ठीक है। इनमें से किसी एक को भी एक्सप्लेन कर दो। अगर यही एडोलेसेंस होता तो एडोलेसेंस में बहुत सारे हैं, डेलिंक्वेंसी है,
ईटिंग डिसऑर्डर्स है, सब्सटेंस अब्यूज़ है, आइडेंटिटी फॉर्मेशन है, बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे अडल्टहुड पूछा तो अडल्टहुड में ये क्या करियर, फैमिली, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाएगा। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 3। नेक्स्ट, discuss eating disorder as challenge during adolescence. अब in this question you will have to explain that adolescents, the teenagers are very obsessed with their body image and how people perceive them, basically their social persona. So उसकी वजह से ना कई बार क्या होता है, वो जो obsession होता है it develops to a very extreme degree, और वो ईटिंग फॉर्म में भी दिखने लगता है, मतलब उनकी ईटिंग हैबिट्स में भी दिखने लगता है। एंड ड्यू टू दैट दे कैन डेवलप और दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग 2 डिफरेंट डिसऑर्डर्स। फर्स्ट हो गया एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर उनका डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज होता है, एंड ड्यू टू दैट दे लिमिट देयर फूड कंजप्शन एंड पोर्शन साइज, और उसी वजह से एक्चुअल में वो वेट लूज करने लग जाते हैं। एंड इट इज़ विजिबली आइडेंटिफाइबल, तुम देख के बता सकते हो। एंड इसमें 5 to 15% बॉडी वेट का लॉस होता है उसमें। सेकेंड इज बुलिमिया नर्वोसा, इन विच दे बिंज ईट, और बिंज ईट करने के बाद वो फोर्स प्यूकिंग करते हैं, या फिर कई बार अगर नेचुरली वो वॉमिट नहीं कर पाते तो दे टेक मेडिसिन लेक्सेटिव या ड्यूरेटिक्स, और उसको खाने के बाद वो वॉमिट करते हैं। सो दीज आर द 2 ईटिंग डिसऑर्डर्स दैट एडोलेसेंट्स सफर फ्रॉम या आर एट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, what do you mean when you say attention has both focus and fringe? This is from chapter number 4. अब attention जो होता है ना, उसका एक तो focus होता है। attention is what when you are concentrating your focus on one stimulus, है ना, तो उसका एक focus होता है और एक fringe होता है। focus मतलब center, जिस पे तुम अपना सारा attention अभी focus कर रहे हो, and fringe मतलब periphery या background, जिस पे तुम्हारा अभी अटेंशन है नहीं। तो अगर इस चैप्टर का सॉरी इस ये क्या है, ये क्वेश्चन पेपर, इसका क्वेश्चन पेपर का एग्जांपल लो, तो ये क्वेश्चन हम अभी कर रहे हैं। सो दिस इज एट फोकस, और बाकी जो इसके क्वेश्चंस हैं दे आर एट फ्रिंज, क्योंकि उस पर हमारा ध्यान नहीं है। तो फोकस हो गया द सब्जेक्ट ऑफ अटेंशन और फ्रिंज हो गया द बैकग्राउंड। ठीक है, नेक्स्ट इज इल्यूजन इज मिस परसेप्शन ऑफ स्टिमुलस ड्यू टू मिस आइडेंटिफिकेशन बाय द सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम देख कुछ रहे होते हैं और हमारा ब्रेन उसको परसीव कुछ और करता है, उसी को हम इल्यूजन बोलते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, विजुअल स्टिमुलस होता है, विजुअल इल्यूजन होता है, ऑडिटरी इल्यूजन होता है, ज्योमेट्रिकल इल्यूजन होता है। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और इसमें अगर एग्जाम्पल लिखना हो तो ज्योमेट्रिकल के अंदर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल इल्यूजन और मुलर लेयर इल्यूजन लिख लो, या पाई फिनोमेना लिख लो, तीनों तुम्हारी बुक के अंदर लिखा हुआ है। सो यू विल डिफाइन इल्यूजन एंड एग्जाम्पल में इसके 2 टाइप्स लिख देना। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन डिवाइडेड एंड सेलेक्टिव अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन इज, एंड जब भी ऐसे डिफरेंशिएट वाले क्वेश्चन आए ना, तुम्हें क्या करना है, टेब्यूलेट करके आंसर लिखना है ऑलवेज। पॉइंट्स में लिखो, टेब्यूलेट करके लिखो, द चांसेस ऑफ गेटिंग फुल मार्क्स इज हायर। डिवाइडेड अटेंशन जब हम 2 चीज़ों पे साथ में अटेंशन फोकस करते हैं, जैसे लिसनिंग टू म्यूजिक एंड राइटिंग नोट्स। ठीक है, और सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, सेलेक्टिव अटेंशन इज व्हेन वी चूज वन स्टिमुलस फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ स्टिमुलस, तो वो सेलेक्टिव अटेंशन हो गया। अब इसके पॉइंट्स क्या लिखोगे, सिंस इट इज अ 2 मार्कर क्वेश्चन, तो दोनों में 2 पॉइंट्स लिखने हैं। सो स्टार्ट बाय राइटिंग डिवाइडेड अटेंशन। फर्स्ट पॉइंट, divided attention is a type of attention when we focus our attention on 2 different stimulus at the same time। ठीक है, और दूसरा पॉइंट divided attention में लिखोगे कि the requirement for divided attention is that both the stimuluses or both the tasks are low mental effort task and to some degree it is automated। फिर selective attention में लिखोगे कि selective attention is a kind of attention when we choose one stimulus from a group of stimulus and it primarily deals with the selection of stimulus। एंड उसके बाद इसमें लिख दोगे सेकंड पॉइंट में कि there are certain factors that affect selective attention and the factors include external and internal factors। एक्सटर्नल के अंदर द टाइप ऑफ स्टिमुलस, क्लैरिटी एक्सेट्रा, एंड इंटरनल के अंदर मोटिवेशन वगैरह आ जाएगा। सो दीज आर द 2 पॉइंट्स जो तुम इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट, सो ये हमारे 2 मार्कर क्वेश्चन हो गए। अब हम आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन पे, विच इज सेक्शन सी। 3 मार्क के क्वेश्चन है इसके अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी। फिल्टर एटीन्यूएशन थ्योरी जो है ये तुम्हारा चैप्टर 4 का ही है, अटेंशन थ्योरी। इसके अंदर क्या क्या लिखना है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स तो लिखोगे। द फर्स्ट पॉइंट शुड बी दैट इट वाज डेवलप्ड बाय ट्रेसमैन एंड इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ फिल्टर थ्योरी बाय ब्रॉडबैंड। ठीक है, गिवन बाय ट्रेसमैन। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि अ नंबर ऑफ स्टिमुलसेस एंटर आवर ब्रेन एट एनी वन गिवन मोमेंट ऑफ टाइम बट ऑल ऑफ देम आर नॉट सेलेक्टेड। सो जो भी स्टिमुलस सेलेक्ट होता है दे पास थ्रू द कॉन्शियस बैरियर, और जो सिलेक्ट नहीं होता है ना, इट डज नॉट गेट स्क्रीनड आउट और डिलीटेड, इंस्टेड इट इज एटीन्यूएटेड और वीकेंड। ठीक है, यहाँ पे जो एटीन्यूएशन है ना, उसका मतलब ही यही होता है कि इट इज वीकेंड। सो इफ इट इज वीकेंड तो वो तुम्हारे कॉन्शियस से पास तो होगा बट उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में नहीं होगा। सो इट इज स्टिल देयर बट उसको हम कॉन्शियसली अटेंड नहीं कर रहे हैं। इन फ्यूचर इफ द डिमांड अराइजेस तो उस पर तुम ध्यान देते हो, और इसका डायग्राम ड्रॉ करना है कि ऐसे करके नंबर ऑफ स्टिमुलसेस आ रहे हैं तुम्हारे कॉन्शियस ब्रेन में एक टाइम पे, और तुम्हारे पास ऐसे एक फिल्टर है। ठीक है,
ऐसे फिल्टर है, उसमें से ना कुछ स्टिमुलस पास होंगे और जो नहीं पास हुए ना वो वीक हो जाएंगे, तो उसको छोटे छोटे एरो से दिखा देना या लाइट एरो से दिखा देना। तो ये ए स्टिमुलस तो पास हो गया, बी स्टिमुलस पास नहीं हुआ, तो ए को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी या हायर ऑर्डर थिंकिंग में प्रोसेस कर लेंगे, बी शॉर्ट में ही रहेगा और वो आगे जाके प्रोसेस हो जाएगा इन केस द नीड अराइजेस। तो ऐसे तुम्हारा डायग्राम होना चाहिए, डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी टॉपिक में डायग्राम है तो यू हैव टू ड्रॉ इट, यू हैव टू मेक द डायग्राम, तो उससे मार्क्स मिलते हैं, अगर थियरी में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी है तो भी। समझ आया? पहले तो लिखोगे कि किसने दिया था, दूसरा लिखोगे कि इसमें बहुत सारे स्टिमुलसेस आते हैं, दे पास थ्रू द कॉन्शियस बैरियर और फिल्टर, एंड द वंस दैट आर नॉट एबल टू मेक थ्रू द बैरियर वो वीक हो जाते हैं, उसको बाद में हम अटेंड करते हैं द नीड अराइजेस। अब इसमें एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो कि तुम क्लास में बैठे हो, तुम्हें क्लास चल रही है और बाहर से ना बहुत सारा शोर आ रहा है, तुम उस शोर पर ध्यान नहीं दे रहे, बट स्टिल किसी ने जब तुम्हारा नाम पुकारा तो तुम्हें अपना नाम सुनाई दे गया। क्यों? क्योंकि वो जो स्टिमुलस है वो वीक था, लेकिन स्टिल इट इज एबल टू मेक थ्रू द बैरियर, अगर वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो। ठीक है, नेक्स्ट इज 28, व्हाट इज ऑब्जेक्ट परमानेंस, व्हेन डज इट डेवलप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। 3 पार्ट है, 3 मार्क का क्वेश्चन है, एक पार्ट के लिए 1 मार्क। ऑब्जेक्ट परमानेंस की डेफिनेशन क्या होती है? Object permanence means कि the person is able to identify or understand that the object continues to exist even if it is out of sight। मतलब मेरी आंखों के सामने जो चीज़ नहीं है, it is still existing, क्योंकि आंखों के सामने ना होने का ये मतलब नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल ही खत्म हो गई है। बच्चों को क्या लगता है, छोटे बच्चे जो होते हैं, दे बिलीव दैट आउट ऑफ साइट मीन्स इट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, इसीलिए वो रोने लग जाते हैं तुम उनसे उनका फेवरेट टॉय लेके छुपा दोगे तो, क्योंकि उनको लगता है कि अब वो टॉय एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, एंड 2 साल की एज में ये चीज़ डेवलप हो जाती है, 2 साल की एज में ऑब्जेक्ट परमानेंस की डेफिनेशन डेवलप हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। दे स्टार्ट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं किसी चीज़ को नहीं देख रहा हूँ ना, स्टिल दैट थिंग इज एग्जिस्टिंग। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट परमानेंस इज द अंडरस्टैंडिंग दैट एनी ऑब्जेक्ट continues to exist even if it is out of sight। एग्जाम्पल में टॉय वाला एग्जाम्पल लिख देना, पीकाबू वाला एग्जाम्पल लिख देना कि बच्चे जो होते हैं इनिशियली पीकाबू को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं बिकॉज दे बिलीव कि वो चीज़ गायब हो गई थी और फिर वापस आ गई, बट बड़े बच्चे जो होते हैं उसको उतना एंजॉय नहीं करते, राइट। नेक्स्ट इज 29। 29 इज डिफरेंशिएट बिटवीन टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है? जब हम ऑब्जेक्ट को एज अ होल आइडेंटिफाई करके और उसके पार्ट्स पे आते हैं, बॉटम अप इज जब हम बॉटम उसके पार्ट्स को आइडेंटिफाई करके होल पे जाते हैं। मैं इसकी डिफरेंसेस लिखवा देती हूँ, रुको। सी, ये रहे डिफरेंसेस हमारे। ठीक है, टॉप डाउन अप्रोच क्या है? टॉप डाउन अप्रोच या टॉप डाउन प्रोसेसिंग यूजेस हायर लेवल कॉग्निशन प्रोसेस सच एज एक्सपेक्टेशन एंड प्रायर नॉलेज टू इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ इनकमिंग स्टिमुलस। मतलब तुम ऑलरेडी उस चीज़ के बारे में कितना जानते हो, तुम्हें कितनी इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पे हम स्टिमुलस को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं, दैट इज टॉप डाउन अप्रोच। ऑन द अदर हैंड बॉटम अप प्रोसेसिंग जो है वो एनालाइज क्या करती है? स्टिमुलस के फीचर्स को एनालाइज करती है, देन उसको कंबाइन करके उसकी अंडरस्टैंडिंग या उसके मीनिंग को समझती है। ये डिफरेंस लिख लेना। एंड इसमें एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने, वीडियो अगर तुमने देखी हो तो उसमें मैंने बताया था कि सपोज तुम्हारे सामने एक डॉग आ रहा है, ठीक है। सो इफ़ यू आर यूजिंग टॉप डाउन अप्रोच तो तुम देखोगे कि ओके इट इज़ अ डॉग, मतलब इट शुड बी फरी, इट शुड हैव 4 लेग्स और टेल होनी चाहिए और बार्किंग की साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए, सो दैट इज़ टॉप डाउन। अगर तुम बॉटम अप यूज़ कर रहे हो, मतलब उसके फीचर्स को देख रहे हो पहले कि इट इज़ फरी, 4 लेग है उसके, ईयर्स हैं उसके, ठीक है, बार्किंग कर रहा है, मतलब इट इज़ अ डॉग, तो तुम उसके फीचर से अगर उसकी आइडेंटिटी पे आ रहे हो तो दैट इज़ बॉटम अप, और आइडेंटिटी से फीचर्स पे जा रहे हो तो दैट इज़ टॉप डाउन। ठीक है, नेक्स्ट, मानसी इज डूइंग अ रिसर्च or work on old age people. She finds that there are many challenges at this stage, but the most common is dependency. Why so? अब इसमें बेसिकली तुम्हें ओल्ड एज की जो डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी एज अ चैलेंज, उसको एक्सप्लेन करना है। जब ओल्ड एज में लोग जाते हैं, ओल्ड एज पहले तो कौन सी स्टेज होती है? ओल्ड एज स्टार्ट्स एट 60, ठीक है, जो रिटायरमेंट एज होती है ना उसको हम ओल्ड एज मानते हैं। सो इट स्टार्ट्स एट 60, और इस स्टेज में इंसान जो होता है वो रिटायर हो जाता है। अब रिटायर होने के बाद क्या होता है? उसका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया है ना, उसकी एक डेली रूटीन बना हुआ था, डेली हैबिट बनी हुई थी जो खत्म हो गया, बिकॉज नाउ द पर्सन डजंट नीड टू गो टू जॉब या वर्क, तो वो रूटीन खत्म हो गया। अब उसको कोई ना कोई, अगर उसके पास हॉबी नहीं है ना, तो वो दिन भर काफ़ी खाली फील करेगा। सेकेंड, उसके लिए फाइनेंशियल डिपेंडेंसी हो जाएगी, क्योंकि अब उसका खुद का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो वो अपने बच्चों पे डिपेंड होने लग जाएगा। दूसरा, पहले वो ऑफिस जाता था, लोगों से मिलता था, लोगों से बात करता था, इंटरेक्ट करता था, उसका टाइम पास होता था, एंटरटेनमेंट होता था। अब वो कहीं भी नहीं जा रहा, घर पे रह रहा है, तो उसको एंटरटेनमेंट के लिए भी या लोगों से बात करने के लिए भी किस पे डिपेंड होना पड़ेगा? अपनी फैमिली मेंबर्स पे डिपेंड होना पड़ेगा। सो ऑल दिस चेंजेस लीड्स टू डिपेंडेंसी। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये आती है कि स्पाउस की डेथ हो जाती है कई बार ओल्ड एज में पहुंचते ही, तो इमोशनली भी अब वो दूसरे बच्चों के ऊपर, ग्रैंड चिल्ड्रन के ऊपर डिपेंड हो जाता है। ये सारे फीचर्स इसके अंदर तुम्हें लिखने हैं कि ओल्ड एज बेसिकली रिटायरमेंट्स लीड टू लॉस ऑफ फाइनेंशियल
या लॉस ऑफ इनकम जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाता है, लॉस ऑफ स्पाउस लीड टू इमोशनल डिपेंडेंसी, है ना, तो ये लिखना है तुम्हें इसके अंदर। और थोड़ा बहुत ओल्ड एज को एक्सप्लेन कर देना। और डिपेंडेंसी किसके अंदर आता है, इमोशनल चैलेंज के अंदर आता है। इफ़ यू हैव स्टडीड द चैप्टर, थर्ड चैप्टर से ये क्वेश्चन, इफ़ यू हैव स्टडीड द चैप्टर, तो ओल्ड एज में जो चैलेंजेस होते हैं उसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 स्टेजेस में। पहला तुम्हारा आता है फिजिकल चैलेंजेस, दूसरा आता है इमोशनल चैलेंजेस, फिर आता है कॉग्निटिव चैलेंजेस, ठीक है, और सोशल चैलेंजेस। तो इसमें इमोशनल में आएगा ये, फिजिकल में हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉग्निटिव में ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। नेक्स्ट, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन फिगर एंड ग्राउंड। ये तुम्हारा चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक का चैप्टर क्वेश्चन है, फिगर एंड ग्राउंड, जो तुम्हारा जेस्टोरल साइकोलॉजी जहाँ स्टार्ट है ना 4th चैप्टर में, वहाँ पे है। एक पिक्चर भी बनी होगी फेस वाली जिसमें 2 फेसेस दिख रहे होंगे, उसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वही पॉइंट्स इसके अंदर लिखना है कि फिगर क्या होता है और ग्राउंड क्या होता है। तो फिगर हैज़ अ शेप, ठीक है, फिगर लिमिटेड होता है, इट हैज़ क्लियर कॉन्टोर, मतलब आउटलाइन क्लियर होती है उसकी, और नियरर होता है। एंड ग्राउंड जो होता है शेपलेस होता है। कुछ राइटिंग समझ तो आ नहीं रही होगी, बस लिख ले, सुन के लिख लेना। ग्राउंड जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, ठीक है, कॉन्टोरलेस होता है एंड फर्दर अवे होता है। तो ये एज इट इज पॉइंट लिखने हैं, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट, हाउ कैन वी फॉर्म स्टेबल परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सीन फ्रॉम एनी पोजीशन इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये ना परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का क्वेश्चन है, अगेन फ्रॉम चैप्टर 4। परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी का मतलब होता है कि तुम एक ऑब्जेक्ट है ना, उसको किसी भी डायरेक्शन से देखो या कितने भी डिस्टेंस से देखो, वो ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो तुम्हें उतना ही लगेगा, या उसकी जो हाइट है वो तुम्हें उतनी ही लगेगी, या उसकी जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, वो तुम्हें उतनी ही लगेगी, रिगार्डलेस ऑफ इस डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड एंगल। इमेजिन तुम्हारा फ्रेंड है, वो बहुत दूर से आ रहा है, ठीक है, ऑल्दो वो दूर से तुम्हें छोटा दिख रहा होगा, बट तुम्हारे माइंड में उसकी हाइट थोड़ी छोटी हो जाएगी। यू नो तुम्हारा फ्रेंड कितने हाइट का है ना, तो रिगार्डलेस ऑफ द डिस्टेंस द हाइट रिमेन्स द सेम। वैसे ही तुम एक टेबल है, एक टेबल को अगर ऊपर से देख रहे हो, बिल्कुल ऊपर से देख रहे हो, तो वो टेबल तुम्हें ऐसा दिखेगा, है ना, रेक्टेंगल टेबल है, ठीक है। अगर तुम साइड से देख रहे हो तो वो टेबल तुम्हें ऐसा दिखेगा, अगर तुम थोड़ा सा अलग एंगल से देख रहे हो तो वो टेबल तुम्हें ऐसा दिखेगा। बट इसका ये मतलब थोड़ी है कि उस टेबल का शेप चेंज हो गया, नहीं चेंज हुआ ना, हमारा माइंड बस उसको डिफरेंटली परसीव कर रहा है, बट द शेप रिमेन्स द सेम। वैसे ही अगर एक पेपर है और उसको मैं अंधेरे में देखूं और उजाले में देखूं, तो मुझे उसकी ब्राइटनेस अलग अलग जरूर दिखेगी, बट स्टिल आई नो ना कि वो पेपर है और उसकी कितनी ब्राइटनेस होती है। सो वही चीज इसके अंदर तुम्हें एक्सप्लेन करनी है कि द एक्चुअल कॉम्पोजिशन या एक्चुअल अपीयरेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसमें सिर्फ लाइट के टर्म्स में एक्सप्लेन करनी है, तुम्हारी बुक के अंदर 3 है, डिस्टेंस, एंगल एंड लाइट, तो वो वाला टॉपिक यहाँ पे लिखना है तुम्हें। नेक्स्ट इज ADHD इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर। अब ये ना तुम्हारा चैप्टर 3 के एक बॉक्स में से क्वेश्चन है। पेपर ना काफ़ी बच्चे मुझे कहते हैं कि इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट पेपर, लेकिन पेपर डिफिकल्ट नहीं है, पेपर इजी होता है। तुम्हें ना कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना आना चाहिए। अगर तुम ऐसे पढ़ोगे कि बस टाइम पास के लिए पढ़ लिया, क्वेश्चंस डायरेक्ट होने चाहिए तो या में आएंगे अदरवाइज नहीं आएंगे, तो तुम नहीं कर पाओगे ये सब्जेक्ट, है ना। अगर तुम जब तक तुम कॉन्सेप्ट को पढ़ के उसको अप्लाई करना नहीं सीखोगे, उसकी अंडरस्टैंडिंग को यूज़ करके आंसर लिखना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं है सब्जेक्ट पढ़ने का। सो इवन इफ अगर पेपर बहुत डीपली बुक से घुस कर दिया हुआ है, स्टिल वो कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद ही है। अगर 11th से बेस बना के चलोगे, 11th तुम्हें ऐसा लग रहा होगा 11th में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, 11th से अगर बेस बना के नहीं चलोगे ना, तो साइकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट जिसके लिए फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12th में तुम्हें आधी चीज़ें समझ नहीं आएगी, या 12th में तुम्हें 11th दोबारा से पढ़नी पड़ेगी कुछ पॉइंट्स। तो इसीलिए अभी से बेस बना के अभी से अच्छे से पढ़ लो, ताकि तुम्हारे लिए 12th ईजी हो जाए, ठीक है। ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ADHD। ADHD इज अ वेरी कॉमन डिसऑर्डर फाउंड अमंग चिल्ड्रन ऑफ प्राइमरी स्कूल, राइट इट्स फीचर्स, साइंस एंड सिम्टम्स। सो ADHD की पहले तो फुल फॉर्म लिखोगे कि इट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन यंगर चिल्ड्रन एंड स्पेशली इन बॉयज़। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इंक्लूड अटेंशन डेफिशिएंसी, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी। तो द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम ADHD वो फोकस नहीं कर पाते एक चीज़ पे बहुत लंबे टाइम तक, दे आर फॉरगेटफुल और बहुत इम्पल्सिव और हाइपर एक्टिव होते हैं, बिना सोचे समझे काम करते रहते हैं, आउट ऑफ टर्न बोलते रहते हैं, चीज़ों को खो देते हैं, होमवर्क करना भूल जाते हैं, सिली मिस्टेक्स करते हैं, एक जगह पर टिक के बैठ नहीं सकते, फिजिटिंग करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं एंड इट इज़ अ बिहेवियरल डिसऑर्डर, क्योंकि ये बिहेवियर में दिखता है इंसान के। इतना लिख दोगे काफ़ी है, 4 मार्क का तो सेक्शन होता है डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फैक्टर्स अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन। सस्टेन्ड अटेंशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। सो अटेंशन तुम्हारा एक ही स्टिमुलस पे कितनी देर तक रहेगा, इट डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स। द फर्स्ट फैक्टर इज कि वो स्टिमुलस जो है वो कितना क्लियर है, जितना क्लियर स्टिमुलस होगा उतना ज़्यादा तुम उस पर अटेंशन फोकस कर पाओगे। नेक्स्ट इज उसकी टेम्पोरल सर्टेनिटी कितनी है, मतलब कितने कितने टाइम पे वो अपीयर हो रहा है। अगर कॉन्स्टेंटली एक ही जगह पे अपीयर हो रहा है तो ईजी हो जाएगा, अगर अलग अलग जगह पे अपीयर हो रहा है तो डिफिकल्ट हो। इसके अलावा सेंसरी मोडालिटी और स्पेशियल अनसर्टेनिटी। तो एनसीईआरटी में तुम्हारे पेज नंबर 65 पे है, ये देखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग
फैक्टर्स अफेक्टिंग सस्टेन्ड अटेंशन में फर्स्ट सेंसरी मोडालिटी मतलब कौन से सेंस ऑर्गन से तुम उस स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हो। जनरली जो हमारे स्टिमुलस ऑडिटरी होते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा वो परसीव ज़्यादा अच्छा उन पर ध्यान रह पाता है कंपेयर टू विजुअल स्टिमुलस। सेकंड, क्लैरिटी ऑफ स्टिमुलस, जितना ज़्यादा क्लियर स्टिमुलस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। टेम्पोरल मतलब एक रेगुलर इंटरवल पे अगर वो अपेयर कर रहे हैं तो उस पर ज़्यादा सस्टेन्ड अटेंशन रहेगा कंपेयर टू इरेगुलर इंटरवल। रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल का मतलब होता है टाइम, कि अगर वो स्टिमुलस हर 1 घंटे पे अपेयर कर रहा है तो वो रेगुलर है। अगर कभी 15 मिनट बाद आ रहा है, कभी 10 मिनट बाद आ रहा है, कभी 20 मिनट बाद आ रहा है, तो वो इरेगुलर है। तो रेगुलर वाले ज़्यादा सस्टेन्ड अटेंशन ग्रैब करते हैं। और नेक्स्ट इज स्पेशियल अनसर्टेनिटी, मतलब फिक्स्ड प्लेस पे आ रहा है तो स्पेशली सर्टेन है, अगर अलग अलग जगहों पे आ रहा है, रैंडम जगहों पे आ रहा है, तो इट कैन गेट डिफिकल्ट टू अटेंड। ठीक है, ये 4 पॉइंट है इसके अंदर तुम्हें लिखने हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड कोरिलेशन मेथड। ओ गॉड, बहुत ज़्यादा हो गया, लास्ट सेक्शन रहता है। चलो, कंपेयर एक्सपेरिमेंटल एंड कोरिलेशन मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, अगेन कंपेयर मतलब डिफरेंशिएट, तो तुम टेबल बना के इसका आंसर लिखना है। एक्सपेरिमेंटल मेथड में फर्स्ट पॉइंट लिखना है, इट ट्राइज टू स्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशनल में फर्स्ट पॉइंट लिखना, इट ट्राइज टू स्टेब्लिश। सो द फर्स्ट पॉइंट इन एक्सपेरिमेंटल मेथड हो गया, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टेब्लिश करता है। फर्स्ट पॉइंट इन कोरिलेशनल मेथड वुड बी ट्राइज टू स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टू स्टिमुलसेस, सॉरी टू वेरिएबल्स या टू जो भी फिनोमेना है। फिर सेकंड पॉइंट एक्सपेरिमेंटल मेथड में हो जाएगा कि इट इंक्लूड्स वेरिएबल्स में इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स आएंगे। एंड द सेकंड पॉइंट इन कोरिलेशनल मेथड वुड बी देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन एंड जीरो कोरिलेशन। ठीक है, 4 मार्क्स का है, और लिखोगे तो चल जाएगा। एग्जाम्पल लिख देना कि हाइपोथेसिस क्या होगा पॉजिटिव कोरिलेशन नेगेटिव कोरिलेशन का या आईवीडीवी का, सफिशिएंट है इतना। नाउ सेक्शन सी विच इज ऑफ 6 मार्क्स, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हाउ वुड यू क्लासिफाई द रिस्पॉन्सेज ऑफ चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू मोरल डेवलपमेंट प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कॉलबर्ग। लॉरेंस कॉलबर्ग की स्टेजेस लिख दो इसके अंदर। ठीक है, कितनी स्टेजेस थी, 3 स्टेजेस थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। उसके अंदर 6 सब स्टेजेस थी, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, सेल्फ इंटरेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर, ऐसे करके। तो उसको सारे स्टेजेस को लिख दो, या तो फ्लो चार्ट बना दो या तो एक्सप्लेन कर दो तो भी चलेगा। और एक्सप्लेन करोगे ना अगर, तो एक एक करके लिखना कि द फर्स्ट स्टेज डील्स विद अवॉइडिंग पनिशमेंट, मतलब वो सारी चीज़ें जिनको पनिशमेंट मिल रही है बच्चा उसको बोलेगा कि इट इज़ मोरली इनकरेक्ट, और वो सारी चीज़ें जिसको प्रेज मिल रहा है बच्चा बोलेगा इट इज़ मोरली करेक्ट। सेकंड इज सेल्फ इंटरेस्ट, की जो जो भी चीज़ बच्चे का सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल कर रही है दे आर कंसिडर्ड करेक्ट मोरली, एंड दोज व्यू पॉइंट्स या दोज एक्शन जो उसका सेल्फ इंटरेस्ट फुलफिल नहीं कर रहे हैं दे आर कंसिडर्ड मोरली इनकरेक्ट। फिर गुड बॉय बैड बॉय एटीट्यूड, गुड बॉय मतलब वो चीज़ें जिसकी वजह से सोसाइटी उसको एज गुड बॉय परसीव करती है, दे आर कंसिडर्ड मोरली करेक्ट। एंड वो चीज़ें जो बच्चे का परसेप्शन खराब करती हैं, लोगों को लगता है कि ये बैड बॉय है, दे आर कंसिडर्ड मोरली इनकरेक्ट। ठीक है, फिर लॉ एंड ऑर्डर आ जाता है कि लॉ के अकॉर्डिंग जो लीगल चीज़ें हैं वो मोरली करेक्ट होती है, लॉ के अकॉर्डिंग जो इलीगल चीज़ें हैं वो मोरली इनकरेक्ट होती है। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट और यूनिवर्सल प्रिंसिपल, तो ऐसे एक एक को एक्सप्लेन कर दो। बट बिफोर स्टार्टिंग विद द स्टेजेस यू शुड एक्सप्लेन कि लॉरेंस कॉलबर्ग गिव द theory of moral development according to which explains the development of morals, that is judgment of right and wrong in children। ठीक है, फिर आता है हमारा 37 विच इज सेंसेशन एंड अटेंशन में डिफरेंस बताना है। सो सेंसेशन इज द इनिशियल एक्सपीरियंस जिसके थ्रू हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या स्टिमुलसेस को सेंस करते हैं बाय आवर सेंसरी ऑर्गन्स। ठीक है, सेंसरी ऑर्गन्स क्या होते हैं तुम्हारे सेंस मोडालिटीज। टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसेशन एंड अटेंशन, सेंसेशन की डेफिनेशन लिखो कि इट इज़ द बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ रिसीविंग द स्टिमुलस फ्रॉम आवर एक्सटर्नल वर्ल्ड बाय द सेंसरी organs, and attention is the process of focusing our concentration on one stimulus or a group of stimulus। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट है इसका डिवाइडेड अटेंशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 64 पे जाओ, बॉक्स 4.1 डिवाइडेड अटेंशन है ना, उसमें लास्ट में 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज इट अकर्स विदाउट इंटेंशन, सेकंड पॉइंट इज इट टेक्स प्लेस अनकॉन्शियसली, एंड थर्ड पॉइंट इज इट इन्वॉल्व्स वेरी लिटिल थॉट प्रोसेस, मतलब ऑटोमेटिक। तो ये 3 पॉइंट है जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में तुम्हें लिखना है। ठीक है, तो ये भी हो गया 6 मार्क का था। 3 मार्क्स इसमें हो जाएंगे सेंसेशन अटेंशन में डिफरेंस, और 3 मार्क्स इसमें हो जाएंगे। सेंसेशन अटेंशन के डिफरेंस में 3 पॉइंट जरूर लिख देना। सेंसेशन में उसकी डेफिनेशन लिख दी, कितने सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो लिख दिए, और एक और पॉइंट एग्जाम्पल लिख दो। अटेंशन में उसकी डेफिनेशन लिख दी, टाइप्स ऑफ अटेंशन लिख दिया, और एक एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, नाउ कम्स द नेक्स्ट सेक्शन, ये सेक्शन एफ है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ सेक्शन एफ। इसमें ना केस स्टडी आती है, सो 2 केस स्टडी होगी या 1 केस स्टडी होगी डिपेंडिंग ऑन द पैटर्न। इस केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा आइडेंटिफाई द वेरिएबल्स इन्वॉल्व, मतलब ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके लिए पैसेज पढ़ते हैं। रिसर्चर इज कंडक्टिंग अ
स्टडी टू एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन ऑन कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, ठीक है। स्लीप डेप्रीवेशन का कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट होता है वो स्टडी करना है। तो यहाँ पे स्लीप डेप्रीवेशन जो है वो IV हो जाएगा एंड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस जो है वो DV हो जाएगा। वाई? बिकॉज स्लीप डेप्रीवेशन मतलब नींद की कमी की वजह से कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा ना, तो जिसको हम मैनिपुलेट करते हैं, स्लीप को यहाँ पे मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो वो IV हो गया एंड जिसका इफेक्ट हम देखते हैं वो DV हो गया। ऑल्सो कॉज एंड इफेक्ट की टर्म्स में भी तुम लिख सकते हो कि IV इज द कॉज एंड DV इज द इफेक्ट, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है, हाफ मार्क्स दोनों के लिए मिलेंगे। देन इज विच मेथड ऑफ इंक्वायरी इज बीइंग यूज्ड। IVDV किसका पार्ट होता है? एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड इज यूज्ड, इसके फीचर्स, इट स्टेब्लिशेस कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, एंड इट हैज़ लो एक्सटर्नल वैलिडिटी। कोई भी 2 पॉइंट लिख दो, हो गया ख़त्म। सो दिस वाज अ सैम्पल क्वेश्चन पेपर। इससे इसका मोटिव ये था कि तुम्हें 11th में जो पैटर्न होता है साइकोलॉजी के पेपर का वो पता चले, और दूसरा मोटिव ये था कि तुम प्रैक्टिस कर सको। सो आई होप तुम्हें ये काम यूज़फुल लगा होगा, कुछ हेल्प हुई होगी। इन केस यू फाउंड इट यूज़फुल तो कमेंट करके बताना मुझे। ऑल्सो तुम्हारा हाफ ईयरली कब है? अगर अभी तक हाफ ईयरली नहीं हुआ है तो डू लेट मी नो तुम्हारा हाफ ईयरली कब है। एंड in case तुम्हारा हाफ ईयरली हो चुका है तो शेयर योर पेपर्स for more such videos. You can either email your paper or share the drive link in the comment section. Thank you so much. I'll see you in the next video. Bye.